इलेक्शन में अब सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान बड़ी पार्टियां एक दूसरे पर तनकीद कर रही हैं, मनाजरे के चैलेंजेस दिए जा रहे हैं, मगर कराची में इंतखाबी मुहिम के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात भी सामने आए हैं, जिसके बाद शहर में इलेक्शन के दौरान खौफ और हिरास की फिजा पैदा होने के खदशात जन्म ले रहे हैं। कल रात गए कराची के इलाके नाजिमाबाद में पीपल्स पार्टी और MQM के कारकुनों का तसादुम हुआ। शदीद फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में MQM का कारकुन फराज सर पर गोली लगने से जाबाक हो गया और पीपल्स पार्टी का कारकुन राव तलहा हाथ पर गोली लगने से जख्मी हो गया। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक ये तसादुम और फायरिंग 1 घंटे से ज़्यादा जारी रहा, जिसके बाद पुलिस आई, मगर पुलिस से सूरत हाल कंट्रोल नहीं हुई, तो उसके बाद रेंजर्स ने आकर हालात को कंट्रोल कर लिया। रात गए होने वाले इस तसादुम की वीडियोस भी सामने आई हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि तसादुम के मकाम पर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। इब्तिदा में शोर शराबा हो रहा है और बज़ाहिर नारे लगाए जा रहे हैं। इस दौरान हाथापाई शुरू हो जाती है, कुर्सियां फेंकी जाती हैं, साथ ही फायरिंग की आवाज़ भी आना शुरू हो जाती है और इस दौरान एक शख्स गोली लगने से ज़मीन पर गिर जाता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद फायरिंग मजीद शदीद हो जाती है और 2 गाड़ियों को भी आग लगा दी जाती है। वाक़े से मुताल्लिक MQM के तर्जुमान का मौक़िफ़ है कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने MQM का झंडा उतारने की कोशिश की। इस दौरान MQM के कारकुनान से झगड़ा हुआ और बात ख़त्म हो गई, लेकिन पीपल्स पार्टी के कारकुनान मुसल्लह गार्ड्स के साथ 2 घंटे बाद वापस आए। पीपल्स पार्टी के मुसल्लह गार्ड्स ने इस दौरान हवाई फायरिंग की और इस स्ट्रेट फायरिंग शुरू कर दी और फिर फायरिंग के नतीजे में हमारा कारकुन शहीद हो गया। जबकि पीपल्स पार्टी ने MQM पर जिम्मेदारी डालते हुए कहा है कि MQM के कारकुनों ने पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर तशद्दुद और जानलेवा हमला किया और पीपल्स पार्टी के कारकुनान की गाड़ियां भी जलाई गईं। पीपल्स पार्टी के मुताबिक इस वाक़े में पीपल्स पार्टी के 3 कारकुन जख्मी हो गए हैं। रात गए होने वाले इस वाक़े के बाद कराची में सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया है। MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गई हैं। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम को कारकुन के कत्ल का जिम्मेदार करार दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी ने कहा है कि यह वाक़या पीपल्स पार्टी पर थोपा गया है। ये दोबारा से बानी मुत्तहिदा के MQM को बहाल कर रहे हैं। शहर की दोनों बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात लगा रही हैं, कशीदगी बढ़ाने का इल्ज़ाम लगा रही हैं, कराची के हालात दोबारा ख़राब कराने का इल्ज़ाम लगा रही हैं। और ये बात इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि कराची की एक तारीख़ है जिसमें पुरतशद्दुद सियासत होती रही है। हर जमात के अपने नो गो एरियाज़ रहे हैं। सियासी जमातें गैंग्स की सरपरस्ती करती रही हैं और शहर सालों तक गैंग वॉर के नरगे में रहा है। इस दौरान सियासी कारकुनों के अलावा आम शहरी भी कत्ल होते रहे हैं। इसलिए इस वाक़े के बाद खदशा जन्म ले रहे हैं कि शहर में दोबारा इस तरह की सियासत परवान न चढ़े। इसके अलावा कल ही 3 तलवार पर पुलिस और PTI के कारकुनों का तसादुम हुआ है। कल इमरान खान की हिदायत पर PTI ने पूरे मुल्क में रैलियां निकाली थी और कराची में PTI के कारकुनान मुख्तलिफ इलाकों से रैलियों की शक्ल में 3 तलवार पहुंचे, जिसके बाद पुलिस और PTI कारकुनान का तसादुम शुरू हुआ और फिर पुलिस ने PTI के कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही खुर्रमशेर जमान और फ़हीम खान समेत 75 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का मौक़िफ़ है कि मुल्जिमान ने बगैर इजाज़त रैली निकाली थी और पुलिस के रोकने पर पथराव किया था, जिसके नतीजे में SHO बोर्ड बेसन समेत दीगर पुलिस एहलकार जख्मी हो गए थे। आज कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI के 15 गिरफ्तार कारकुनों को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने आज अपने एलामिये में कराची में कल PTI की रैली पर तशद्दुद की मजम्मत की है। मगर दूसरी तरफ कराची में MQM और पीपल्स पार्टी की लफ्जी जंग अब इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिनों में फायरिंग तक पहुंच गई है। बात करेंगे पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी और MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सईद साहब, पहले आपसे का मौक़िफ़ जानना चाहेंगे। अब ज़ाहिर कराची ने क्या नहीं देखा है, एक दफ़ा फिर वही खदशात पैदा हो रहे हैं कि कहीं कराची वायलेंस की सियासत की तरफ तो नहीं जा रहा है। आप और MQM आमने सामने हैं। MQM कह रही है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ना आपका वोट बैंक रहा है रिवायती तौर पर, ना आप वहाँ से जीते हैं। डॉक्टर आसिम को टास्क दिया है कि सेंट्रल जीतना है और उस टास्क की वजह से आप ये सब करा रहे हैं। शायद पहली बात तो ये है कि इसमें कोई बुरी बात है कि अगर पीपल्स पार्टी किसी इलाके में कमज़ोर थी, वहाँ हम कोई डेवलपमेंट करें और लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करें, अपना जो इमेज जो पहले MQM ने बड़ा ख़राब करने की कोशिश की उसको ठीक करने की कोशिश करें। ये पॉलिटिकल मूव है और ये तो हर जमात को मौका मिलना चाहिए, इजाज़त होनी चाहिए कि वो जहाँ से चाहे अपने आप को पेश करे, उम्मीदवार खड़े करे, इलेक्शन लड़े। इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर सेंट्रल में भी इस पार्टी माजी में कमज़ोर रही और उसकी भी वजूहत थी ना, जो नाम लेता था इस पार्टी का झंडा लगाता उसकी बोरी बना देते थे, उसको ये उठा के टॉर्चर करते थे। उन हालात में तो कोई सियासी जमात वहाँ काम नहीं कर रही थी। आज अगर हालात बदले हैं तो पीपल्स पार्टी समेत जमात इस्लामी, PTI, दीगर जमातें सब सेंट्रल में काम कर रही हैं। अगर यही हमारा जुर्म है तो फिर मैं समझता हूँ कि इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि MQM आज भी मगर आपका इल्जाम कुछ और लग रहा है। 2018 में MQM बैकफुट पर थी, सेंट्रल में 2 सीटें PTI ले गई, 2 MQM ले गई, मगर इस वक्त आप पर इल्जाम लग रहा है कि आप जो एंट्री देना चाहते हैं वो सियासी मूव के तौर पर नहीं, वायलेंट मूव के तौर पर देना चाहते हैं। वो ये इल्जाम लगा रहे हैं, बंदा उनका मारा गया है वो।
शायद मैं पिछले कई दिनों से, शायद कई हफ्तों से एक बात बार बार कह रहा हूँ, निशानदेही कर रहा हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, जिस किस्म की धमकियां दे रहा है, और पिछले सिर्फ 10-12 दिनों में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें एमक्यूएम के लोग मुलविस हैं, जिसकी वीडियो फुटेजेस मौजूद है। पहले इन्होंने नॉर्थ नाज़िमाबाद में हमारे दफ्तर में हमला किया और हमने जब उसकी एफआईआर कराई तो आप देखें ना, जो क्रिमिनल्स नहीं होते वो करते क्या है कि अगले दिन इन्होंने जो मुद्दई था हमारा उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करा दी ताकि उस केस को ये दबा सके। उसके बाद बड़ा मैदान, वो भी सेंट्रल का इलाका है, वहाँ हमारे झंडे उन्होंने उतार दिए, वहाँ हमारे झंडे जला दिए, बैनर जला दिए। एक हमारा कारकुन था, उसके घर पे कारतूस भेज दिया कि ये तो तुम्हारे लिए है। उसके बाद खजी ग्राउंड मशहूर मारूफ है, वहाँ यही हमारे कैंडिडेट जो राव वहीद है, जिनके ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे थे, जिनका ये हल्का था जहाँ पर ये वाक़या हुआ, उनका घेराव किया गया, वहाँ झंडे बैनर जलाए गए। उसके बाद गुलिस्तान जौहर में हमारी पार्टी की मीटिंग हो रही थी, उसकी वीडियो मौजूद है, वहां पर इनके लोग घुसे हैं, बदमाशी की है, उस मीटिंग को उन्होंने सबोटाइज किया है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के नॉर्थ कराची के इलाके में वहां पर इन्होंने ये हरकतें की हैं। ये तसलसल है और आज भी जब ये वाक़या रात को हो गया है तो पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पीपल्स पार्टी के बैनर झंडे जो उतारने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। ऐसा, मगर आपके लोग पहले वहां जाते हैं, फिर झगड़ा होता है, वो कह रहे हैं बातचीत हो जाती है, मामला तय हो जाता है, मगर आपके लोग वापस जाके मुसल्ला होकर आते हैं और फिर फायरिंग करते हैं, स्ट्रेट फायरिंग करते हैं और उनका एक बंदा मारा जाता है और बहरहाल बंदा मारा गया है उनका। मैं तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह चुका हूँ कि इस पूरे वाक़े की सिंध हाई कोर्ट के किसी जज से अदालती तहकीकात करवा लें। अगर तो जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर आती है तो हमें उसकी बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर उसकी जिम्मेदारी एमक्यूएम पे आती है तो फिर इस पर सजा उसको भी मिलनी चाहिए। अब मैं कुछ कहूँ, मुस्तफ़ा कमाल कुछ कहे, ये नतीजा कहीं नहीं निकलेगा। अदालती तहकीकात कराएं। और ये जो वीडियो दिखा रहे हैं, मैं तो बड़ा हैरान हुआ। एक वीडियो इन्होंने खुद चलाई है, उसमें ये दिखा रहे हैं कि लोगों के हाथ में क्लैशनकोफ है, उस पर दायरे बनाए और कह रही पीपल्स पार्टी के दहशतगर्द हैं। और अजीब पीपल्स पार्टी के दहशतगर्द है कि ये फायरिंग कर रहे हैं जब पीपल्स पार्टी के लोगों की गाड़ियां खड़ी उस तरफ, और उसके बाद ये उसी गाड़ी की तरफ जाते हैं और वहीं मजमा लगता है, वहीं जो गाड़ी में लोग बैठे हैं उनको कूटते हैं, ये मारते हैं। और वो जो वीडियो बनाने वाला कह रहा है कि सबके हाथों में पिस्टल है, सबके हाथों में गन है। ये सब इनके लोग थे वहाँ। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब गोली लगी और जो एक वो जो कारकुन बेचारा जो मारा गया, तो जैसे ही लाश उठाने आते हैं लाइट्स बंद कर देते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी चीजें हम तो नहीं कर रहे थे, हमारे तो लोग वहाँ गए हुए थे ना। एक इनका वो सुने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्तफा कमाल ने क्या कहा है। वो कहते हैं नाज़िमाबाद ऐसा ही है जैसा बिलावल हाउस है। भाई बिलावल हाउस एक घर है, उसके ऊपर तुम झंडा लगाओगे, एक और इशू है। मैं इनके मरकज पे नहीं लगा सकता, बहादुराबाद पे, मैं 90 पे नहीं जा सकता, मैं इनका कोई और ऑफिस उस पे नहीं जा सकता, लेकिन नाज़िमाबाद एक पूरा इलाका है। उस पूरे इलाके को तशबीह देते हैं कि बिलावल हाउस से मतलब ये कि वहां कोई पार्टी, कोई उम्मीदवार आ ही नहीं सकता, झंडा लगा नहीं सकता, कैंपेन कर नहीं सकता। ऐसा तो क्या बेहतर नहीं है कि आप कोई रूल्स ऑफ द गेम आप दोनों सेट कर लें, बजाय इसके कि वायलेंस की तरफ बढ़ते चले जाएं, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी के लिए भी 9 दिन बाकी रह गए हैं, खुदा न खास्ता मजीद वायलेंस हो, कि दोनों मिलकर कोई रूल्स ऑफ द गेम सेट कर लें कि जी इस तरीके से मामला आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं एक चीज सिर्फ कह दूं, इसका जवाब देता हूँ। शाहजेब, कोई जमात, कोई शख्स जो इलेक्शन जीतने के मूड में होता है, जिसकी पोजीशन अच्छी होती है, वो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। ये एमक्यूएम खुद कह रही है कि सेंट्रल में पीपल्स पार्टी नहीं थी, आज पीपल्स पार्टी वहां कब्जा करने की कोशिश कर रही है, जो ये कहना चाहते हैं। मतलब हमने मूव किया, हमने वहां पे अपनी स्पेस बनाई है, ये इनको नागवार गुजरा। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि आपस में बात होनी चाहिए, मैंने खुद तकरीबन कोई 1 हफ्ता पहले हाफिज नईम साहब को फोन किया, खुद फोन किया मैंने, और मैंने उनसे गुजारिश की, जब ये 1-2 छोटे-छोटे वाकयात हुए थे। मैंने कहा हाफिज साहब, ये बड़ा गलत हो रहा है, मेरी राय में हम तमाम सियासी जमातों को जो कराची में इलेक्शन लड़ रही हैं, बैठकर आपस में अपना कोई ज़ाब्ता अखलाक बनाना चाहिए, अपने कारकुनों को, अपने लोगों को समझाना चाहिए कि इलेक्शन में सियासी मुखालफत बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जाती हमले नहीं होने चाहिए और लड़ाई झगड़ा में नहीं करना चाहिए। ये आप हाफिज साहब से कंफर्म कर सकते हैं, मैंने खुद उनसे रब्ता किया था। खैर, अभी इस बात में झगड़े तो आपके एमक्यूएम से हो रहे हैं ना, एमक्यूएम और आपको आप दोनों अभी नहीं वायलेंस का इल्जाम लगा रहे हैं, आप और एमक्यूएम एक दूसरे पर लगा रहे हैं, लाशें गिर रही हैं। नहीं, मैंने उनसे कहा कि तमाम जमातें, मैंने ये नहीं कहा कि हम और जमातें साथ हैं। मैंने उनसे कहा, आप हाफिज नईम साहब से कहें, हाफिज नईम साहब मुस्तफा कमाल से कहें, आप डायरेक्ट बात कर लेना। नहीं, अभी कुछ अर्सा पहले तक इत्यादि थे मरकज में, अब सब जमातें शामिल थोड़ी थी। पहली बात यह है कि देखिए, वो जमातें जो एमक्यूएम के पुरतशद्दुद एक माजी का शिकार रही हैं, उसमें एमक्यूएम तो नहीं है ना।
इस वक्त कराची में जो सीरियस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं वो हम हैं, जमात इस्लामी है, या कोई एक आध और जमात होगी। एमक्यूएम तो कहीं सीरियस कंटेंडर भी नहीं है, उनकी तो हालत बहुत खराब है। उनके आपस के लड़ाई झगड़े इतने हैं जो उन्होंने टिकटें बांटी हैं, शायद आप तस्वुर नहीं कर सकते उनकी क्या सूरत हाल है। ये तो बेचारे लोग खौफ के मारे दबे हुए हैं। अगर ये खौफ लोगों से निकले तो इनके सारे जो पुराने एमपीएम है ना, सारे इनको छोड़ के चले जाएंगे, सब नाराज हैं इनके साथ। अब अपने इंटरनल झगड़े हैं, इनकी अपन सियासी कमजोरी है, हल्कों में इनके उम्मीदवारों को स्पेस नहीं मिल रही है, ये पूरे शहर से 1000 आदमी इकट्ठा करके जलसा कर लेते हैं तो समझते हैं हमने बड़ा काम कर दिया है। बुनियादी तौर पर इनको परेशानी ये है कि कराची शहर के जो नताइज आने वाले हैं उसमें एमक्यू की पोजीशन बहुत बुरी है, और मुझे तो लगता है जिस तरह ये बल्दियाती इलेक्शन से भाग गए थे, ये इलेक्शन से भागने का बहाने ढूंढ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सैयद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया मशहूर में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आपके एक कारकुन मारे गए जिसके हवाले से मीडिया पर रिपोर्ट भी हुआ, मगर पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि जब से आप आए हैं एमक्यूएम में आप उसको उसकी वायलेंस की तरफ लेके जा रहे हैं। उनके कारकुनों ने ये नहीं किया है और वो तैयार है इस बात के लिए कि हाई कोर्ट के एक जज इस वाक़े की तहकीकात कर लें, अगर पीपल्स पार्टी पर जिम्मेदारी डालेंगे तो हम कबूल करेंगे। वो झूठ बोल रहे हैं। वीडियोस मौजूद हैं, उनके लोग, उनका कैंडिडेट, उनके और लोग हथियार बरदार जत्थों के साथ आए हैं और उन्होंने जो वो हमला किया है और हमारे नित्य साथियों को शहीद किया है। कई लोगों को गोलियां लगी हैं और पूरी दुनिया ने इसे देखा है, वीडियोस मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं। तो वो झूठ बोल रहे हैं, वो गलत बयानी कर रहे हैं। अच्छा, मगर और हम समझते हैं कि रियासत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। छः साथी शहीद कर चुके हैं अब तक। मतलब वो ये भी कह रहे हैं कि जो 6 साथी शहीद होने की बात है, वो ये कह रहे हैं कि ये भी कोई एक आपने इल्ज़ाम उन पर लगाया था, बाद में वो एक लोकल प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट निकला, पीपल्स पार्टी से बंदे का ताल्लुक भी नहीं था, अवामी नेशनल पार्टी से था, उसने कबूल भी कर लिया। सोराब गोट वाला वो वाक़या कहते हैं कि वो भी आपका कारकुन नहीं था, आपने इल्ज़ाम लगा दिया और ना ही पीपल्स पार्टी ने उसको मारा था, ना उसके घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया। वो कह रहे हैं ये आप पूरा एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं क्योंकि आपको सेंट्रल में लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जीतने वाली है। नहीं, अगर हमें सेंट्रल में नहीं, हमें वो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। हमारे सोराब गोटकर के ऑफिस के ऊपर, हमारे इलेक्शन ऑफिस के ऊपर हमला हुआ है, फायरिंग हुई है, इस बात की कोई डिनाइल नहीं है। वो पीपल्स पार्टी के लोगों ने किया है। ये जो जितनी भी बातें कर रहे हैं उसका कोई सर पैर नहीं है। मैं तो आपको, आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, रेंजर्स, पुलिस मौजूद है जिसने हमारे ऑफिस को रिपोर्ट किया है, मीडिया ने रिपोर्ट किया है, वहाँ पे हमारा साथी शहीद हुआ है। दूसरी बात, हमारे जो है वो यूनिट इंचार्ज हैं मंगो पीर के, उनको दिन दहाड़े यूनिट ऑफिस से जाते हुए, घर जाते हुए उनको कत्ल कर दिया, पकड़े गए। जो लड़के पकड़े गए तकरीबन कुछ हफ्तों के बाद सारे पीपल्स पार्टी के कारकुन निकले। 3 लोगों को शहीद कर दिया गया 11 दिसंबर को। जो हमारा जो जलसा होना था, कॉर्नर मीटिंग, उसकी वो जगह देखने गए थे और इनके कारकुनों ने वहां पर उनको दिन दहाड़े, उसकी भी वीडियो मौजूद है, मार दिया। अभी ये वाला वाकया, ये छठा साथी था, ये रात के 1:45 बजे आए हैं। पहले हमारे झंडे उतारने लगे, वहां पर ऑफिस खुला तो उन्होंने, भाई क्यों उतार रहे हो झंडे, उनको मना किया, शोर शराबा हुआ, वापस चले गए। वापस आए 1.5 घंटे के बाद तो 2 गाड़ियों में भरकर हथियारों के साथ आए, वो फायरिंग किए और उस फायरिंग से हमारा जो है यूनिट इंचार्ज शहीद हो गया। छोटे छोटे उसके मासूम बच्चे हैं और हम इन खूनों को नहीं रायगा जाने देंगे। वैसे मगर ज़ाहिर है ये बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, कारकुन मारे गए, मगर इस सब में वो ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम इजाज़त नहीं दे रही है जिसकी वजह से कन्फ्रंटेशन हो रही है। अगर हम सेंट्रल में कोशिश करते हैं कि अपने झंडे लगाएं, वहाँ पर कैंपेन करें, या उन इलाकों में जहाँ पर माजी में एमक्यूएम जीतती रही है, तो एमक्यूएम रेजिस्ट कर रही है और पीपल्स पार्टी को दाखिल नहीं होने दे रही है, जिसकी वजह से तसादुम हो रहा है। आप ये सवाल कर रहे हैं तो जवाब दे रहा हूँ। एमक्यूएम की रेजिस्टेंस जो है ना, वो आधे घंटे तक भी आधे घंटे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एमक्यूएम आज इतनी कमज़ोर नहीं, बिल्कुल खुला एरिया है सबके लिए। बेसिकली इनको अपनी 15 सालों की दुकान बंद होती हुई नज़र आ रही है। इनके सामने एक मजबूत एमक्यूएम खड़ी हो गई है। इनके पास काम कुछ दिखाने को है नहीं। बिलावल भुट्टो आज पूरे पाकिस्तान में घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं। वो ये नहीं बता सकते कि सिंध में कोई एक यूनियन काउंसिल उनके लिए मॉडल यूनियन काउंसिल है जिसको दिखाकर वो पंजाब से या खैबर पख्तूनख्वा से वोट डालें। वो ये नहीं कह सकते कि लाहौर को वो कराची जैसा कर देंगे कि अगर वो कहने लगे तो लोग जलसा गाँव में लोग जलसा छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि कराची में रोज़ाना गटर में गिरकर बच्चे मरते हैं। दुनिया चांद पर जा रही है, 15 सालों के
बाद ये गटर का ढक्कन भी नहीं रख सके। 22,000 अरब रुपए खर्च किए। मैं इस शहर को दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल करके गया था। इनके दौर में ये दुनिया के चार वर्स्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड है। तो इनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है पूरे पाकिस्तान को दिखाने के लिए। अच्छा, ये इतने बदकिस्मत लोग हैं कि उनको पता है कि फ्रेगमेंटेड जो है वो मैंडेट आना है। हम जाकर पंजाब में PMLN से बात कर रहे हैं। हम 2013 की पोजीशन पे इंशाअल्लाह ताला वापस जाएंगे। ये एक NA की सीट के लिए घूमते फिर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। हम सिंध की पार्टी, हमारा तो स्ट्रेटेजिक अलायंस इनके साथ बनना चाहिए था, लेकिन ये इतने तासुब ज़्यादा लोग हैं, इतने लीथल हैं, इतने कि इन्होंने जो कब्जा करने का प्लान, जो इन्होंने जो पूरा प्लान किया कि वो कब्जा करेंगे शहर को, दिल नहीं जीतेंगे। तो इन्होंने सेंट्रल किसी को दे दिया, डॉक्टर आसिम को दे दिया, ईस्ट उन्होंने किसी को दे दिया, वेस्ट उन्होंने किसी को दे दिया कि कब्जा करो। और उन्होंने जो है उसको इन्होंने वजीर आजम बनने के कैंडिडेट जो इनके बिलावल भुट्टो, उनके रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। इस MQM के बगैर आज तक पाकिस्तान में पिछले 40 सालों में तो वजीर आजम बन नहीं सके। तो अगर MQM इनके साथ नहीं है और नहीं होगी MQM इनके साथ, हम अपने साथियों का खून जो है उस तरह रायगा नहीं जाने देंगे। कब्जा करेंगे कैसे? कब्जा करेंगे कैसे? 2018 में तो MQM का इल्जाम था रियासती इदारों पर कि वो तहरीक इंसाफ को जिता रही है। अब तो रियासती इदारों पर आपका कोई इल्जाम नहीं है, पीपल्स पार्टी का भी कराची में रियासती इदारों पर कोई इल्जाम नहीं है। तो आप दोनों फेयर एंड स्क्वायर अगर आमने सामने होंगे, आपको भी इलेक्शन लड़ना आता है, पोलिंग एजेंट मैनेजमेंट से लेकर और इलेक्शन डे मैनेजमेंट पर क्या क्या होता है, और पीपल्स पार्टी को भी आता है, तो वो कैसे कब्जा कर लेंगे या आप उन्हें कैसे रोक देंगे? ये कैसे होगा, या वो आपको कैसे रोक देंगे? कल आप इनके सारे साने की वीडियो निकाल कर देखें। 4 मोबाइलें लेकर आए हैं, मोबाइल खड़ी है, पुलिस मोबाइल खड़ी है, और इनका आदमी बड़े हथियार के साथ फायरिंग कर रहा है। अगर आपके पास वीडियो नहीं पहुंची तो मैं आपको दे देता हूं, पहुंचा देता हूं वो वीडियो। पुलिस इन्होंने 15 सालों में अपने घर की पुलिस बना ली है। सरकारी दफ्तर में एक आदमी इनकी पार्टी के अलावा कोई और है नहीं। पैसा इन्होंने 22,000 अरब रुपए कहते हैं खर्च किए। 22,000 में से 2200 अरब भी संद पे लगा नहीं, इनकी जेबों में गया है। ये इलेक्शन खरीदना चाहते हैं, ये शहर खरीदना चाहते हैं, और ये शहर ये इस बिना पर ये समझते हैं कि, और फिर आज हमारे पास तो हथियार 6 वाकयात में एक फायर हमारी तरफ से रिटेलिएट नहीं हुआ। तो हम कैसे ये, और इनको कौन इजाजत दे रहा है कि ये हथियार के साथ दंदनाते फिर रहे हैं और ये आ रहे हैं, वीडियोस बनवा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं? तो इनका दिमाग इस तरह से ये अमवात, ये शहादतें न पहले हमारी पैर की जंजीर बनी है, न अब हमें कोई डरा सकता है। हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हमने कोई हजारों अरब रुपए कमा नहीं रखे कि हमें मौत से डर लगता हो। इनको मरने से डर लगता होगा क्योंकि उन्होंने हराम कमाया हुआ है। हमने कोई हराम नहीं कमाया हुआ, हर वक्त तैयार है, लेकिन हम जाना नहीं चाहते। 8 साल 10 साल पहले के कराची में जाना, इस कराची में रॉ के तसल्लुत को खत्म करने के लिए हमने अपनी जानों पे खेलकर यहां पर अमन कायम किया। शाह साहब 30 सालों जब दो बातें हैं कि आप वायलेंस की तरफ भी नहीं जाना चाहते, आप अपने आप को जीतता हुआ भी देख रहे हैं, तो इस सूरत में तो आप चाहेंगे कि पुरअमन हो इलेक्शन। तो बेहतर नहीं है कि आप और पीपल्स पार्टी बात करके रूल्स ऑफ द गेम सेट कर लें? 9 दिन बाकी हैं, खुदा न खास्ता और लाशें ना गिरें और वायलेंस ना हो। शाहजेब साहब, रूल ऑफ द गेम क्या सेट करें कि हमें कैसे मरना, ये सेट करें। हम तरीकेकार सेट करें कि आप हमें बताइए कि हम कैसे मरें आपके हाथों, ये सेट करें। मतलब एक पार्टी जो है वो रुकने के लिए तैयार नहीं हो रही, वो समझ रही कि बस जो है वो कभी ये सारे दिन ऐसे रहेंगे और हमेशा जो यही मजबूरियां रहेंगी। वो रुकने के लिए तैयार नहीं है। उनकी बात सुने, उनकी टोन देखें, उनका एटीट्यूड देखें, उनका गुरूर देखें, तो यही रूल्स ऑफ गेम रह गई ना सेट होने के लिए कि मैं इनसे पूछूं, भाई पीपल्स पार्टी वालों बताओ हमें कैसे मरना है, मैं वहां पे प्लेसमेंट करूं ताकि आपको तकलीफ ना हो मैं मारने में। यही सेट हो सकता है, और तो कुछ नहीं। वायलेंस ना हो, रूल ऑफ द गेम ये हो, आप भी कैंपेन करें, वो भी कैंपेन करें। रूल ऑफ द गेम ये हो, आप भी कैंपेन करें, वो भी कैंपेन करें, वायलेंस ना हो रही हो, और इस तरीके से कारकुनों की कन्फ्रंटेशन ना हो रही हो। दोनों अपने अपने कारकुनों को ये मैसेजिंग भी करें। शाहजेब भाई, हमने अपने कारकुनों को सारी मैसेजिंग, जब भी कोई एक पत्थर नहीं पड़ा ना, हमने अपने कारकुनों को अगर मैसेज नहीं होता तो आपका क्या हाल है? कोई मारकर वैसे ही चला जाता, कोई मारकर उसके बाद कोई, तो ये कराची में सब लोग जो
हमने अपने कारकुनों को मैसेज किया है और कोई किसी इनकी कैंपेन चलाने में कोई कदगन नहीं है, कहीं कोई मसला नहीं है। आप जाके देखें, पूरा शहर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो झंडों से और बैनरों से और पैसों से भर रखा है, सब चीजें वो ये हमारे ऑफिसेस पे आकर हमला कर रहे हैं, आकर जो है वो लड़कों को मार रहे हैं। मैं भाई कोई ये नाजमाबाद जहां पर वाकया हुआ, इनसे पूछो उन्होंने कभी 2 दर्जन वोट भी लिया वहां पे, 2 दर्जन वोट भी नहीं लिया। वहां पे तुम्हारा क्या काम है? आकर तुम झंडे उतार रहे हो और झंडे उतार के रोकने से जो है कोई रोक रहा है, उसके बाद गाड़ी भरकर आ रहे हो, 2 घंटे के बाद स्ट्रेट फायर मार रहे हो। और ये मतलब ये शहर जो है वो मैं क्या कहूँ आपको, हमने शहर पे अमन की बड़ी कीमत, बहुत कीमत अदा कर रहे हैं। मगर इस सूरत में अब वो ये कह रहे हैं हम तो एमकेएम को मेन कंटेंडर भी नहीं देख रहे हैं इलेक्शन में, जमात इस्लामी और हमारा मुकाबला हो रहा है। आप इस वक्त क्या देख रहे हैं? क्योंकि उनका तो 13 से 14 सीटें जीतने का दावा है और वो कह रहे हैं आपकी तो अपनी इंटरनल फाइट्स इतनी हैं, टिकट के अंदर इतनी फाइट्स हुई है कि आप लोग हैं ही नहीं बुनियादी तौर पर मुकाबले में। अगर ऐसा होता तो उनको हमें मारने की जरूरत नहीं पड़ती। बेसिकली जो है वो उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो है ना वो वज़ीर आज़म की सीट से, कुर्सी से कर दिया है बहुत दूर, और उनको ये साफ अब नजर आ रहा है और उसकी है फ्रस्ट्रेशन। और उसमें इनको पता है कि इनकी जो है वो दौड़े लगनी है, इनकी क़यादत ने इनको बेड़ा गर्क करना है इनका, क्योंकि इन्होंने जो इनको पट्टे पे दे रखा था, किसी डॉक्टर आसिम को सेंट्रल दे रखा था, किसी को ईस्ट दे रखा था, फला को फला फला फला, वो सारा मंसूबा हो गया ना। इन्होंने पूरी कौम को, पूरे शहर को इन्होंने अपने अगेंस्ट, क्योंकि इनका देखिए ड्रग माफिया के लोग इनके साथ हैं, पानी माफिया के लोग इनके साथ हैं, छत डालने वाली माफिया के लोग इनके साथ हैं, KBSBCA के लोग इनके साथ हैं, पुलिस माफिया इनके साथ है। तो ये पूरी इनको पता है कि अगर एमक्यूएम ने अपनी 2013 की पोजीशन वापस ले ली और 21 जनवरी के जलसे के पास नजर आ रहा है कि हम ले रहे हैं वापस, तो इनको पता है कि इनकी दुकान यहां से होने जा रही बंद। सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, सबका अपना अपना कट है, इस सारे हराम के पैसों में इन सबको पैसे जाते हैं। इसलिए मेरे कारकुनों को, नेता कारकुनों को हमें ये मार रहे हैं, इसके अलावा और कोई वजह नहीं। इनको सियासत नहीं करनी, ये जोर से चाहते हैं, इनको नजर आ गया कि इनके पास कोई मैसेज नहीं है देने के लिए। ये पॉलिटिकल वर्कर नहीं, ये माफिया है, ये टोटल जो है वो पावर और पैसे के साथ इसको कब्जा करना चाहते हैं शहर में। और उनको पता है कि एमक्यूएम हम ही एक वो वाहिद पार्टी है जो इनके रास्ते में रुकावट है, अदरवाइज इन्होंने सबको जो है वो पूरे सिंध को उन्होंने कब्जा कर लिया है। ये कराची और हैदराबाद आखिरी जगह रह गई है। इनको लगता है कि ये कहां से एमक्यूएम मुत्तहिद हो गई, ये कहां से आ गई, ये तो पहले वाली एमक्यूएम को बहुत आसानी से जो है हम इनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, इनको जो है वो इन पर हावी हो जाते। आज लगता है कि इनको एमक्यूएम तो बहुत मजबूत हो गई है, तो अब इनका बस नहीं चल रहा, मैसेज नहीं दे पा रहे, तो ये आकर निहत्ते लोगों को मार। और उनको पता है कि हमारी पॉलिसी वायलेंस की नहीं है। इनको जिस दिन ये पता चल गया कि हमारी पॉलिसी जो है वो अब जवाब देने की है, आप यकीन करें नजर भी नहीं आएंगे शहर में। बहुत शुक्रिया। मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना और साइफर केसेस में आज अहम पेशरफ्त हुई है। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला का जिराह का हक ख़त्म कर दिया गया है, जबकि साइफर केस में जज अब्दुल हसन जुल्करनैन ने खुद पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के अदम एतमाद को मुस्तरद करते हुए सरकारी वकला को गवाहों पर जिराह जारी रखने की इजाज़त दे दी। अडियाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। इमरान खान ने तोशाखाना केस में आज एक मरतबा फिर वकील तब्दीली की दरख्वास्त दे दी। वकील चौधरी जहीर अब्बास ने इमरान खान और बुशरा बीबी की तरफ से वकालतनामा जमा कराया तो प्रोसिक्यूशन ने इमरान खान के वकील की तब्दीली की शदीद मुखालफत की और नैब के वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि केस को इल्तवा में डालने के लिए बार बार वकील तब्दील किए जा रहे हैं। वकलाए सफाई मुसलसल ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 से 6 मरतबा गवाह अदालत आ चुके हैं मगर वकलाए सफाई जिरा नहीं कर रहे हैं। इसके बाद अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला का गवाहों पर जिराह का हक ख़त्म कर दिया। इस पर इमरान खान के वकील शहबाज खोसा ने कहा कि वालिद का इलेक्शन छोड़कर जिराह के लिए आया था। जिराह का हक ख़त्म करने के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तोशाखाना केस में वकलाए सफाई की जानिब से सिर्फ 5 गवाहों पर जिराह की गई। नैब ने 20 गवाहों में से 4 गवाहों को तर्क कर दिया, जबकि प्रोसिक्यूशन ने 16 गवाहों के बयानात कलमबंद करवा दिए, जिसके बाद अब अदालत कल इमरान खान और बुशरा बीबी का 342 का बयान रिकॉर्ड करेगी। दूसरी तरफ साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत जारी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अब्दुल हसन जुल्करनैन ने आज भी समाअत की और अदालत के ये केस ना सुनने की इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसके बाद सरकारी वकला ने साइफर केस के अहम गवाह आजम खान पर जिरा मुकम्मल कर ली, जबकि समाअत अभी तक जारी है। क्या हो रहा है, क्यों इतनी देर तक ये समाअत जारी है? ज्यूरिस के नुमाइंदे शब्बीर डार इस मामले को कवर करें। शब्बीर डार, आप अभी भी वहीं मौजूद हैं, क्या हो रहा है? समाअत जारी है, क्या हुआ है?
जी शाहजेब, आज सुबह करीबन 9:30 बजे साइफर केस की समाअत शुरू हुई है। समाअत जब शुरू हुई तो साइफर केस के जो अहम गवाह है आजम खान, उनके बयान पर जो स्टेट डिफेंस काउंसिल है उन्होंने जरा शुरू की तो शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में खड़े हो गए। तो उन्होंने एतराज़ किया कि ये स्टेट डिफेंस काउंसिल कैसे हमारी नुमाइंदगी कर सकते हैं और ये कैसे जरा कर सकते हैं, जिस पर जज अबुल अस्ताद जुल्करनैन ने शाह महमूद कुरैशी को पहले समझाया कि आप नीचे बैठे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी मुसलसल एतराज करते रहे। जिसके बाद जज अबुल अस्ताद जुल्करनैन ने शाह महमूद कुरैशी से कहा कि अगर आप चुप करके नहीं बैठेंगे तो हम आपको कमरा अदालत से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद स्टेट डिफेंस काउंसिल ने आजम खान के बयान पर जरा की और आजम खान कमरा अदालत से चले गए। उसके बाद जो बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला है बैरिस्टर सलमान सफदर, सिकंदर जुल्करनैन, उस्मान गिल और दीगर वकला कमरा अदालत में आए और उन्होंने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से एक दरखास्त अदालत में जमा कराई, जिसमें जो साइफर केस की समाअत जिस तरह चल रही है उस पर अदम एतमाद का इजहार किया गया। उस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने करीबन 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक दलाइल दिए। उसमें उन्होंने मुख्तलिफ केसेस के रेफरेंस दिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं जस्टिस अतर मिनला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने, उन ऑब्जर्वेशंस के तहत ये ट्रायल ओपन ट्रायल नहीं है और इस पर हम अदम एतमाद कर रहे हैं। उन्होंने जज अबुल अस्ताद जुल्करनैन के कंडक्ट पर भी सवाल उठाया कि आपका कंडक्ट हमें काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा ये साइफर की समाअत पर हम अदम एतमाद कर रहे हैं। और उसके बाद जब उन्होंने दलाइल मुकम्मल कर लिए तो जज अबुल अस्ताद जुल्करनैन ने बैरिस्टर सलमान सफदर से कहा कि अभी भी मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप गवाहान पर अगर जिरा करना चाह रहे हैं तो आपके पास मौका है। उस पर बैरिस्टर सलमान सफदर और उस्मान गिल ने जज अबुल अस्ताद जुल्करनैन से कहा कि पहले आप हमारी दरखास्त पर, जो हमारी अदम एतमाद की दरखास्त है, उस पर ऑर्डर करें, उसके बाद हम देखेंगे। उसके बाद जज अबुल जुल्करनैन ने अदालती ऑर्डर लिखवाना शुरू किया और उस ऑर्डर में लिखवाया गया कि जो बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त है आदम एतमाद की, वो खारिज कर दी जाती है। उसके बाद जज अब्दुल अस्ताद जुल्करनैन अपनी कुर्सी से उठकर कमरा अदालत से चले गए। उसके बाद चूंकि तोशाखाना केस की भी आज समाअत थी और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर कमरा अदालत में आए और उन्होंने तोशाखाना केस की समाअत की। और समाअत के अभी तक जारी है फिर साइफर केस की? जी बिल्कुल, साइफर केस की समाअत अभी जारी है और जो गवाहान है प्रोसिक्यूशन के करीबन आज 12 गवाहान तलब किए गए हैं, जिसमें अहम गवाह असद मजीद और साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद भी शामिल है। उन गवाहान पर जो स्टेट डिफेंस काउंसिल है वो इस वक्त जरा कर रहे हैं और ये समाअत अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया, समाअत इस वक्त भी जारी है, जल्दी जल्दी मामला को चलाया जा रहा है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और शरह सूद को 22% पर ही बरकरार रखा है, मगर मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के बाद गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बताया कि स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का उसूली फैसला कर लिया है। नए नोट बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फीचर के साथ छापे जाएंगे। नोट नए सीरियल नंबर, डिज़ाइन, हाई सिक्योरिटी फीचर के साथ मुतारिफ कराए जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने मज़ीद बताया कि नए नोटों के डिज़ाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि नए नोटों के डिज़ाइन का फ्रेमवर्क मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। भारत की तर्ज पर करेंसी नोट की तब्दीली अचानक नहीं करेंगे। मुल्क भर में जाली नोटों की शिकायत देखते हुए यह फैसला किया गया। हम इस पर बात करने के लिए गवर्नर स्टेट बैंक को प्रोग्राम में दावत दी तो तर्जुमान स्टेट बैंक ने हमें बताया कि इस हवाले से स्टेट बैंक कल तफसीली एलामिया जारी करेगा। ये मुतालबा मुसलसल साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी करते रहे हैं। हमारे साथ शब्बर ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साहब, ये रूटीन प्रैक्टिस है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना कि इंटरनेशनल प्रैक्टिस के तहत 15 से 20 साल में तमाम नोटों को तब्दील किया जाए, या फिर आपके ख्याल में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसका फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शाहजेब, अगर आप मेरे बयानात को सुनते रहे हैं तो मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि आपको नए नोट लाने पड़ेंगे और पुराने नोटों को कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये जो गवर्नर स्टेट बैंक साहब ने ऐलान किया है कि वो नए नोट लेकर आएंगे, ये बहुत काबिल तहसीन कदम है। अब इसके साथ मेरी 2 सजेशंस हैं। पहली सजेशन ये है कि आप
जब नए नोट लेकर आएंगे तो पुराने नोटों को कैंसिल किया जाता है। उसका एक टाइम पीरियड होता है, जनरली वो 3 साल या 2 साल होता है, मगर मेरी सजेशन ये है कि आप उसको शॉर्ट रखें, साल रखें या 6 महीने रखें, कि आप उस 6 महीने के अंदर अपने पुराने नोट के अगेंस्ट नए नोट ले सके और किसी भी जगह से जाकर ले सके। कोई उसमें कैद नहीं होनी चाहिए किसी को भी कि वो नए नोट से पुराने नोट को तब्दील कर सके। मगर उसके साथ अगर आपने एक और पॉजिटिव स्टेप अचीव करना है डॉक्यूमेंटेशन का और काले धन को साफ करने का, तो आप ये कर सकते हैं कि जब वो नया नोट लेने के लिए आए और अगर एक क्वांटम से बड़ा नया नोट ले रहा है तो आप उससे सिर्फ ये पूछ सकते हैं भाई कि अपना आइडेंटिटी कार्ड दे दो, तो इससे बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान का हल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया की तरह आप उसको करें, मगर आप सिर्फ उस आइडेंटिटी कार्ड नंबर ले लें तो पाकिस्तान में ये जो पैसे लोगों ने लॉकरों में रखे हुए हैं वो मार्केट में आएंगे और वो कम से कम आइडेंटिटी कार्ड के हद तक हम करने को तैयार हैं। दूसरी बात जो है वो सिक्योरिटी फीचर जो आप कह रहे हैं, उसमें भी मैं समझता हूँ कि हम उसका किसी तरीके से कोई ट्रैक एंड ट्रेस कर सकते हैं और उसका कंट्रोल इंतजाम दे सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। उसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता कि कोई टेक्निकल सब्जेक्ट है, मगर मेरा ये व्यू है कि जब हम ये कदम उठा रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत को हम जानते हैं और हमें ये पता है कि तकरीबन 9 से 9 खरब रुपए का पाकिस्तान में इस वक्त कैश इन हैंड मार्केट में फ्लोट कर रहा है। तो अगर वो 9 खरब का कैश इन नोट फ्लोट कर रहा है तो अगर किसी तरीके से उसको मईशत में डॉक्यूमेंटेड में लाया जा सकता है तो ये बिल्कुल सही कदम है और ये जो पहला स्टेप किया गया है ये उसके लिए अगला फीचर है। सब यानी कि अगर एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि इतना आपके पास वक्त है कि इनको कन्वर्ट करा ले, जो कि आमतौर पर अगर कोई नोट विड्रॉ किया जाए तो दिया जाता है, तो उसमें ये जो एक तासुर दिया जा रहा था कि ये डिमोनेटाइजेशन हो गई, काला धन सफेद जो काला धन रखते हैं उनको जो है वो बड़े प्रॉब्लम आने वाले हैं, ऐसा कोई कुछ होगा? बात नहीं है, देखो सिंपल बात है शाहजेब कि मेरे पास 5 नोट है, मैं जाकर कन्वर्ट करा लूं जाकर, कोई मुझे मसला नहीं है, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, मगर सिर्फ ये होना चाहिए कि भाई शब्बर जैदी साहब का आइडेंटिटी कार्ड है, ये मुझसे लेके गए, नए पुराने लेके गए 5 और 5 नए लेके गए, बस दैट्स ऑल। इसके बगैर नहीं होना चाहिए कि जिसका दिल चाहा जो अपने घर से पैसे निकाले वापस कन्वर्ट कराए और वापस रख लिए, लेकिन ना जिसका दिल चाहा वो 2 अरब लेकर पहुंच गया बैंक में और कन्वर्ट करा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और आप ये टाइम फ्रेम दें, साल का दें, 6 महीने का दें, और आप जो भी आए कन्वर्ट कराने के लिए आए हर ब्रांच हर एक को दे दें कि भाई आप नया इशू कर दें, स्टेट बैंक जाने की जरूरत नहीं है। जो भी किसी ब्रांच है पाकिस्तान की बैंक की, हजारों ब्रांच है, हर कोने में मौजूद है, आप ये कहें कि भाई जिस किसी ब्रांच से भी कोई बंदा चाहे तो नया नोट ले ले, सिर्फ अपना आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी दे के चला जाए। मतलब यानी आप ये कह रहे हैं एक वाइटल अपॉर्चुनिटी है ये कि आप जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो इस एक्सरसाइज को डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी इस्तेमाल करे स्टेट बैंक। जी, ये एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है। और शाहजेब अगर तुम्हें याद हो तो मैं इस बारे में पाकिस्तान में लोन वाइज था कि भाई ये आपको करना है, लोन नोट को कैंसिल करना है, तो अब ये नोट कैंसिल नहीं हो रहा, नया नोट इश्यू हो रहा है, बात तो एक ही है, 19-20 का फर्क है बस। बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए, अल्लाह हाफिज़।